ओके गाइस, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आई एम हेयर विद द वीडियो ऑफ आंसर राइटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, जो कि 28 ऑफ जुलाई को है। ठीक है, तो जेनरिक टिप्स एंड ट्रिक्स भी रहने वाली है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपने जो भी सब्जेक्ट लिया होगा, जिसका भी आपका इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्जाम होगा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर अकाउंट्स, कॉमर्स, जो भी आपका होगा, उन सब की स्पेसिफिक टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं बताने वाला हूँ, और जेनरिक टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको हर पेपर में करना है। ठीक है, और जो भी बच्चे डर रहे हैं कि उनको पास बस होना है, जिनको बस पास होना है एग्जाम में कंपार्टमेंट में, उनके लिए वीडियो तो मस्ट होने वाली है, क्योंकि सीबीएसई के कुछ ऐसे रूल्स हैं और जो भी पॉलिसीज़ हैं और जो भी ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से कोई भी बच्चा पास हो सकता है बस। क्योंकि बहुत कमेंट्स मैंने देखे, उनको बस पास होना है, कंपार्टमेंट आ गई है, बस उनको पास होना है, पास होने से मतलब है। तो उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है जो कि वीडियो के लास्ट में है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको अगर केवल पास होना है तो वो इन्फॉर्मेशन, वो मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ऐसे भी बच्चों की बात इस वीडियो में करेंगे जिनको अपना क्राइटेरिया 75% का है, उसको कंप्लीट करना है, या फिर जिसको इम्प्रूवमेंट में अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने ये चैनल 2 महीने पहले स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, ओएसएम इशू से रिलेटेड, नॉन स्क्रीन मार्किंग से रिलेटेड 100 से ज़्यादा बच्चों की कॉपीज़ देखी हैं और उसको एनालाइज किया है, और उसके बेसिस पे ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने निकाला है, जो कि आपको चैट जीपीटी या यूट्यूब के किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। और इसमें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी ऐड किया है। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डाउट मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कंपार्टमेंट एग्जाम ईजी या हार्ड होता है नॉर्मल एग्जाम से। नॉर्मल जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है वो इजी या तो हार्ड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दोनों बराबर होता है। बाकी हम कह सकते हैं इजी की तरफ ज़्यादा मोड रहता है कंपार्टमेंट एग्जाम का, क्योंकि आप जो नॉर्मल वाला बोर्ड एग्जाम दिए रहोगे उसमें आप पहले ही पढ़े हो, उसके बाद आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं कि सीबीएसई इसका लेवल बढ़ा देगा। लेवल इसके बराबर ही रहता है। कंपेरेटिवली हम इजी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आप और एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, और इसमें इंप्रूवमेंट वाले बच्चे भी बैठेंगे। देखिए, डाउट आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे इंप्रूवमेंट के लिए बैठ रहे हैं वो तो ऑलरेडी पास है, उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और जो बच्चे कंपार्टमेंट के लिए बैठ रहे हैं उनको बस पास होना है। तो सीबीएसई ऐसा नहीं करती है जनरली कि पेपर हार्ड बना दे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंप्रूवमेंट वाले बच्चे भी हैं, कंपार्टमेंट वाले बच्चे भी हैं, तो सबको देख के बराबर बनाना पड़ता है सीबीएसई को। तो सीबीएसई का पेपर का लेवल जो रहता है, किसी भी सब्जेक्ट की भी बात करूँ तो वो मॉडरेट रहता है, या फिर हम कह सकते हैं जैसा नॉर्मल रहता है वैसा ही रहता है। जो नॉर्मल बोर्ड एग्जाम होता है सबके साथ वैसा ही रहता है। ठीक है, उसका पेपर लेवल वैसा ही रहता है। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को शुरू करते हैं, और हम सबसे पहले जानते हैं जेनरिक टिप्स को, जो आपको हर पेपर में करना है। आपका किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, इसको आपको फॉलो करना ही करना है। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ है, आपको जो 15 मिनट शुरू के मिलते हैं रीडिंग टाइम का, उसके आपको एफिशिएंटली यूज़ करना है। और कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने पेपर में सबसे पहले तो उसमें ऑप्शंस वाले जो है और करके होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, या तो ये करना है या तो ये करना है। ठीक है, तो उसमें आप टिक लगा सकते हो, पेंसिल से टिक लगा सकते हो, उसके लिए मनाही नहीं है। और ट्राई करो कि आप मैक्सिमम, देखिए एमसीक्यू ऐसी चीज़ है कि आपको उसका आंसर पता है तो पता है, और नहीं पता है तो आपको गेस करना ही पड़ेगा। अगर आपको पता है तो 1 सेकंड में आपको आंसर मिल गया, आप टिक लगा के या अपने माइंड में सेव करके अपने रख सकते हो। बाद में जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है राइटिंग फेज, तो आप उसमें तुरंत टिक लगा सकते हो पेपर में। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है गेस करना है तो उसको लास्ट के लिए छोड़ना है, पहले एमसीक्यू में टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है। बहुत बच्चे होते हैं कि मोर देन हाफ एन आवर वो एमसीक्यू में ही वेस्ट कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि एमसीक्यू ऐसी चीज़ है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो आपको गेस ही करना पड़ेगा। आप लास्ट में भी कर सकते हो, जो आपके पास टाइम ना बचे, लास्ट के 5 मिनट में भी आप वो गेस वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो एमसीक्यू में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। हाँ, एलिमिनेशन ट्रिक काम करती है एमसीक्यू में। एलिमिनेशन ट्रिक हम जिसको कहते हैं, मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, और आपको ये पता है कि हाँ डी तो नहीं हो सकता, ए बी या सी में से होता है। ये होता है एलिमिनेशन ट्रिक, जिससे हमने डी को एलिमिनेट किया। अगर आपको सही ऑप्शन नहीं पता है तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि इसमें से गलत ऑप्शन कौन सा है, तो गलत क्वेश्चन ऑप्शन तो हट जाता है। ठीक है, तो गेस वर्क आपको करना ही पड़ेगा। तो आप लास्ट के 5 मिनट में भी कर सकते हो, 10 मिनट में भी बचा के कर सकते हो। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि एमसीक्यू आप ना करना। बाकी हो सकता है कि देखिए हर बच्चे का अलग होता है, हो सकता है कि वो एमसीक्यू में स्ट्रांग हो, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको वही करना है, लेकिन हाँ, जो मैं बता रहा हूँ वो ज़रूर बेटर होने वाला है, और ये प्रूवन टेक्निक्स हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, एमसीक्यू में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और तीसरा पॉइंट है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, ये सबसे ज़्यादा मेन है। ठीक है, देखिए अगर कोई कॉपी चेकर है, उसके पास 2 कॉपी है, पहली कॉपी वो देख रहा है जिसमें क्वेश्चन किया गया है और वो गलत है। ठीक है, भले ही दूसरी कॉपी वो देख रहा है जिसमें 100% सही है, जिसको जो बच्चों को एकदम 100% आता था वही लिखा है उसने, सबसे पहले फर्स्ट पेज पे उसने वही क्वेश्चन किया है जो उसको सबसे पहले आता था। ठीक है, मैं आपको एक कॉपी दिखाना चाहूँगा, जस्ट ए मिनट।
यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स की कॉपी है। देखिए इस बच्चे ने क्या किया है, फर्स्ट पेज कहाँ शुरू किया है, पहले तो एमसीक्यू किया वो तो बात अलग है, ठीक है। उसके बाद इसने शुरू कहाँ से किया है, देखिए पहला पेज है, पेज नंबर 3 मान सकते हैं हम, पहला पेज, उसके पहले वाला एमसीक्यू था, ठीक है। सबसे पहले इसने सेक्शन डी से स्टार्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सबसे जरूरी मैं बात आपको बता दे रहा हूँ, ये ओएसएम बेस्ड कॉपी चेकिंग है, ठीक है। पहले क्या होता था, 900 रुपये लगते थे टोटल आपको रिवैल्यूएशन कराने में और 500 रुपये अपनी कॉपी निकलवाने में। आज की डेट में 100 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी कॉपी अपनी निकलवा सकता है और जनरली बच्चे, मैक्सिमम बच्चे अपनी कॉपी निकलवा रहे हैं। तो टीचर को ये सोच के करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि मैक्सिमम बच्चे कॉपी नहीं निकलवाते थे, तो टीचर अपने मन से बिना मार्किंग स्कीम देखे मार्क्स काट लेते थे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ्स हैं इसके, ठीक है। प्रूफ्स वाली वीडियो आप देख सकते हो, मेरी पहली वीडियो है उस चैनल की और 1 लाख से ज़्यादा उसमें व्यूज़ हैं, ठीक है। लेकिन ओएसएम बेस्ड कॉपी है तो टीचर आँख गड़ा के चेक करेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि ये जो कॉपी मैं चेक कर रहा हूँ वो बच्चे के पास जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर वो गलत चेक करेगा कॉपी, तो कहीं ना कहीं उसकी जो है रेटिंग खराब होगी टीचर की, कि उसने कॉपी गलत चेक करी है, और रिवैल्यूएशन में अगर आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो मैं घुमा फिरा के ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो, टीचर को आपकी कॉपी चेक करनी ही पड़ेगी और टीचर फ्रस्ट्रेट होकर कोई भी गलत मार्क्स आपका नहीं काट सकता। जैसे इस कॉपी में स्टूडेंट का गलत मार्क्स काटा था। आप सेक्शन डी पहले करो, सेक्शन सी करो, उसके बाद फिर सेक्शन डी पे आ जाओ, फिर सेक्शन ए पे चले जाओ, फिर सेक्शन बी पे आ जाओ, फिर सेक्शन 3 का पहला कर लो, फिर सेक्शन डी का दूसरा कर लो। आप कुछ भी करो, टीचर को आपकी कॉपी चेक करनी पड़ेगी। सीक्वेंस मैटर नहीं करता एकदम। बस आपको करना क्या है, जो आपका फर्स्ट पेज होगा उसको आपको बेस्ट रखना है। अगर कोई मैक्सिमम नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 100% आ रहा है, तो उसको आपको सबसे पहले पेज पे ही रखना है, क्योंकि टीचर पे ये अच्छा इंप्रेशन जाएगा। जैसे ही मान लीजिए टीचर का ये क्वेश्चन सही था, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जब वो आएगा, नेक्स्ट पेज पे, तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो नेक्स्ट पेज भी चेक करना चाहेगा, टिक करना चाहेगा। इसलिए पहले 2-3 पेज आप ट्राई करिए कि आप बेस्ट अपना जितना हो सकता है पेपर का, जो आपका बेस्ट पार्ट है, जो आपका सबसे ईजी लगता है, जो आपको 100% आता है, वो शुरू की 2-3 पेज में आप कर लो, भले ही आपको सीक्वेंस इधर उधर करना पड़े, क्योंकि वो मैटर नहीं करता है। टीचर आपकी कॉपी चेक करना ही पड़ेगा टीचर को, और सीक्वेंस की वजह से टीचर मार्क्स नहीं काट सकता। देखिए यही 5th पॉइंट यही था, डोंट स्टक इन सीक्वेंस ट्रैप, क्योंकि सीक्वेंस ऐसा बनाया ही जाता है। पहले क्वेश्चन आपको दे देगा, देखिए सेक्शन बी मान लेते हैं हम, यहाँ पे सेक्शन बी है, पहला क्वेश्चन आपको दे देगा इतना हार्ड, और जो बच्चा सीक्वेंस से करेगा उसका मोटिवेशन वहीं डाउन हो जाएगा। वो क्वेश्चन 2 पे जाएगा, उसका मोटिवेशन डाउन होता चला जाएगा, और लास्ट वाला क्वेश्चन हो सकता है ईजी हो जाए, थर्ड वाला बहुत आसान आ जाए। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करने के बाद, आधा घंटा करने के बाद, स्टूडेंट का मोटिवेशन लेवल एकदम डाउन हो जाएगा, और क्वेश्चन 3 को भी हो सकता है वो ना करे। तो जो भी आपका बेस्ट होता है, मान लीजिए क्वेश्चन 1 बहुत हार्ड भी है, आपको एकदम पहली बार आप देख रहे हो, उसको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। जस्ट आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले जो आपका बेस्ट पार्ट है उसको आपको टीचर को दिखाना है, उसके बाद आप चाहे जो कर सकते हो, ठीक है। और आपको पहले 3-4 पेजेस में थोड़ी राइटिंग भी सही रखनी है, बाद में आप चाहे जैसे लिखो। बाकी 6 नंबर पे पॉइंट आता है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने 3 स्टार लगा के रखा है। और पास अगर आपको केवल होना है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको 75% क्राइटेरिया कंप्लीट करना है या आपको अपने मार्क्स बढ़ाना है, तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बच्चे जनरली मिस कर देते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी आपका बेस्ट पार्ट है वो आपको दिखा देना है, ठीक है। मान लीजिए शुरू के 3 पेजेस में आपने अपना बेस्ट पार्ट दिखाया, जो भी आपका बेस्ट था, 5 में से 5 वाला, 3 में से 3 वाला, ठीक है। और बाकी 10 पेजेस तक आते आते आपने मॉडरेट, जो आपको थोड़ा बहुत आता था, थोड़ा बहुत आप बीच में स्टेप्स भूल गए, वैसे आपको दिखाना है। और लास्ट में जो आपको कुछ नहीं आता, आप पहली बार क्वेश्चन देख रहे हो, लेकिन आप जनरली आपको आइडिया होगा, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, फिर भी आप एक बार एग्जाम दे चुके हो उसका, तो आपको कुछ ना कुछ उसका आइडिया होगा, तो आपको कुछ ना कुछ लिखना है ज़रूर है। आपको उससे रिलेटेड छोटा सा फॉर्मूला भी पता है तो आप लिखना ज़रूर है, क्योंकि आंसर मैटर नहीं करता, आपको आंसर निकालना ही नहीं है। ये मैं थोड़ा मैथ्स के लेवल पे बात कर रहा हूँ, मैथ्स के ऊपर, इसको मैं मैथ्स में कवर करना चाहूँगा। अगर आपका थ्योरी का कोई सब्जेक्ट है, फिर भी आपको इससे रिलेटेड कुछ भी लिखना है, कि मार्किंग स्कीम से एग्जैक्टली मैच कोई चीज़ नहीं होती, किसी बच्चे की नहीं होती। 100% में से 99.99% बच्चे की मार्किंग स्कीम से मैच नहीं होती है कॉपी। बच्चा अपने वर्ड में ही लिखता है, बस कीवर्ड्स टीचर देखता है, और कीवर्ड्स अगर आप में मिल गए का 1-2 ठो, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। आपको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ने की ज़रूरत है। और अगर आपको केवल पास होना है, तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है पास होने के लिए। अगला पॉइंट है, डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट। आपको 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, पूरे 3 घंटे में से 3 घंटे आपको टोटल यूटिलाइज करना है। और इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आप जो पहले आ रहा है वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है। उसके बाद जो नहीं आ रहा है, उस समय को आपको वेस्ट नहीं करना है मिस करके, क्वेश्चन छोड़ के। आपको क्वेश्चन करना है, आपको कुछ भी लिखना है उससे रिलेटेड। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो मान लीजिए 10 में से आपको 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और 5 क्वेश्चन आपने कर लिए, ठीक है। तो उन 5 क्वेश्चन का मान लीजिए मार्क्स होगा टोटल 20 नंबर का है, ठीक है। तो आप 5 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो, पूरा अपना समय देते हो उस पर, क्योंकि ये तो आपको जितना मिलना था मिल चुका, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन का नंबर, तो हाई प्रोबेबिलिटी है 20 में से आपको 5-6 नंबर मिल जाए। और
लोएस्ट केस में आपको 2-3 नंबर मिल जाए। और बहुत बच्चों की मैंने मार्कशीट देखी है कि वो 2-3 नंबर से ही चूक जाते हैं पास होने से। तो ये जिस बच्चे को पास होना है उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। कल जो मैंने वीडियो डाली थी उस पे भी बहुत कमेंट आ रहे थे कि भैया मुझे बस पास होना है, उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी बता दो। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, ओके। उसके बाद जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट हैं या जितने भी फॉर्मूला रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ जो कि पर्सनली मेरे लिए काम करती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवाइज 1+1/2 टाइम्स ऑफ द फुल सिलेबस। जितना भी आपका सिलेबस है एग्जाम से एक रात पहले, यानी आज 27 जुलाई को एग्जाम से एक रात पहले आपको सोने से पहले 1 घंटा या 2 घंटा जितना भी आपका जो नोट्स होगा, जिसमें आपका पूरा फुल सिलेबस होगा, जहाँ भी आप रखे होगे फुल सिलेबस या कोई जिसमें भी आपका फुल सिलेबस होगा, उसको आपको एक बार पूरा पढ़ लेना है। वीडियो से नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। आपने जो फिजिकल चीज़ बनाई है, फिजिकल आपका कोई स्टडी मटेरियल होगा, उससे पढ़ना है। और उसके बाद उसी चीज़ को मान लीजिए आपने 1 घंटे में कंप्लीट किया, तो सुबह आपको कुछ नए क्वेश्चंस या ऐसा कुछ ट्राई नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह आप जैसे ही कोई नया क्वेश्चन देखोगे आपका मोटिवेशन देखिए सुबह के लिए आपको क्या करना है, एग्जाम से जस्ट पहले क्या करना है, एग्जाम वाले दिन आपको बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है, क्योंकि जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके। अब लास्ट मिनट पे वीडियो देखने से, ऐसा कुछ करने से फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा सिर्फ इस चीज़ से है कि आप अपना मोटिवेशन हाई रखो, क्योंकि किसी का भी 100% सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं सकता कभी भी। कुछ ना कुछ हमेशा सबका छूट जाता है। तो बस यही इंपॉर्टेंट रहता है और यही गेम रहता है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखो, हाईएस्ट लेवल पे रखो एग्जाम वाले दिन। और मान लीजिए आपने ये जो पूरा फुल सिलेबस 1 घंटा में रिवाइज किया, आपको सुबह बस इतना सा करना है कि उसको आधे घंटे में बस ऊपर ऊपर से देख के क्या क्या है, हाँ बस आपको सब पता होना चाहिए। इसको आप 1 से 2 बार भी रिवाइज कर सकते हो। रात में डीप स्लीप लेने के बाद, एक अच्छी नींद लेने के बाद आप सुबह इसको पढ़ सकते हो और सुबह कॉफ़ी पी के आप एग्ज़ाम के लिए निकल सकते हो। और लास्ट मिनट में जो है आप क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हो। एग्जामिनेशन हॉल में डिस्कशन या ये सब को आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो। बस यही थी कुछ जेनेरिक टिप्स जो आपको सब्जेक्ट वाइज किसी भी सब्जेक्ट में इसका यूज़ करना ही करना है, मस्ट है। अब आते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स पे। सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। और हाँ, जो भी आपका होगा आप इस पे स्किप कर सकते हो, क्योंकि 28 जुलाई को एक ही एग्जाम है, तो आपका कोई एक ही सब्जेक्ट होगा तो आप स्किप करके वहाँ पे जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी वीडियो देखो। और छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि प्लीज़ इस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो आप मत देखना। बस आप अपना जो एक सोर्स बनाए हो उसी सोर्स को फॉलो करना। कोई नई चीज़ प्लीज़ लास्ट मोमेंट पे ट्राई मत करना, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन कर देगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, देखिए देखिए मैथमेटिक्स में स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि मुझे आंसर निकालना है और कैलकुलेशन ठीक रखनी है, जो कि बहुत कम मैटर करती है। जैसा कि मैंने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की जितनी भी आंसर शीट है उनको एनालाइज किया है। ज़्यादातर मार्क्स टीचर्स ने दे रखे हैं, चेकर्स ने दे रखे हैं मार्किंग स्कीम से मैच करके। और मार्किंग स्कीम में नंबर कैसे मिले हैं, स्टेप वाइज मिले हैं। आंसर के बहुत कम नंबर मिले हैं। स्टेप अगर आपके ठीक है तो आंसर अगर आपके गलत भी आ रहे हैं तो भी आपको नंबर मिल रहे हैं। ये तो बेसिक चीज़ें सबको पता ही है। लेकिन आपको आंसर और कैलकुलेशन के पीछे कम भागना है। अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, आपको करना ही है, वो अलग बात है। लेकिन इससे अपोजिट एक चीज़ और है, अगर आपकी आंसर आ रहा है लेकिन आपने स्टेप नहीं लिखा है तो भी गड़बड़ है। अगर आपने एक लाइन लिख के डायरेक्ट एक स्टेप स्किप करके आप नेक्स्ट स्टेप पे आ गए तो आपके 1 से 1.5 नंबर भी कर सकते हैं अगर कोई बड़ा क्वेश्चन हुआ तो आपको बच्चे की तरह एक लाइन वाइज स्टेप वाइज समझाते चलना है। एक एक चीज़, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना है, जो कि हो सकता है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट की भी बहुत ज़रूरत होगी। जैसे कि मैंने बताया, आंसर और कैलकुलेशन के पीछे आपको कम भागना है, क्योंकि ये कम मैटर करते हैं अकॉर्डिंग टू OSM रिलेटेड जो मैंने कॉपीज़ को एनालाइज किया है। और थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपको अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है। देखिए आप उसको ट्राई तो करोगे ही, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आप ट्राई करोगे, तो ट्राई करने से अच्छा है, रफ में ट्राई करने से अच्छा है कि आप फेयर में ही रफ कर दो। मतलब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो एज अ रफ, और ट्राई करो कि आप स्टेप समझाने की कोशिश करो। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक कॉपी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे हम चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, जिसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन में दिया था कि हमको यहाँ पे dy/dx को -1/1 + x² के बराबर प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन ये स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं आ रहा था, तो इसने क्या किया, देखिए ये तो सही है, ठीक है। ये करने का मार्किंग स्कीम में भी आधा नंबर मिला हुआ है। इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, जो कि फर्स्ट वीडियो है चैनल की, उसको आप देख सकते हैं। उस पर 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं। और ये क्वेश्चन था 3 नंबर का, ठीक है। तो इस स्टेप के बाद आप जितना भी देख रहे हो, ये देख रहे हो और ये देख रहे हो,
और ये देख रहे हो ये कुछ भी नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने क्लास 10 तक मैथमेटिक्स पढ़ रखी है तो आपको ये साफ साफ समझ में आ रहा होगा। ये और ये टर्म कट नहीं हो सकती आपस में, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कट नहीं हो सकता। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ तो होल स्क्वायर है, यहाँ वो भी नहीं है, और दोनों टर्म इक्विवेलेंट भी नहीं है, तो ये दोनों आपस में कट नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ने कट कर दिया है, और इसको इसमें मार्क्स कितने मिले हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। टीचर को डाउट भी होगा कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन मार्क्स कितने दे रखे हैं टीचर ने, 3 में से 3 नंबर। देखिए रफ वर्क को फेयर में करने का क्या फ़ायदा है, 3 में से 3 नंबर आपको, अगर आपकी किस्मत सही नहीं भी रही तो 3 में से आपको 1 नंबर मिल ही रहे हैं। तो प्लीज़ ट्राई करिए कि आप जो काम रफ वर्क में कर रहे हो उसको छोड़ के आप फेयर में करोगे, तो हो सकता है आपको उसमें कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। अगर आपको केवल पास भी होना है तो इवन आपको 1 और आधा नंबर भी मैटर करता है। और मैथ्स में भी यही स्ट्रेटेजी रहेगी कि एमसीक्यू को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एमसीक्यू मैथ्स में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और वो आपको केवल 1 नंबर ही देंगे। उतना टाइम आप किसी दूसरे क्वेश्चन में लगाओगे तो हो सकता है वो आपको 3 या 5 नंबर दे दे। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस करने के बाद ही आपको एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है। और देखिए मोस्ट ईजिएस्ट और मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स को आपको सबसे पहले टारगेट करना है, जैसे प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, लिमिट, डेरिवेटिव, रिलेशन, फंक्शंस, ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर हैं। हो सकता है आपके कुछ और चैप्टर्स ईजीएस्ट हो, सबके लिए अलग। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये स्ट्रेटेजी और ये सारी चीज़ें जो हैं हो सकता है आपके लिए ना मैटर कर रही हो, आपका कुछ डिफरेंट हो। तो उस हिसाब से मैं आपको एक आइडिया दे दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर दे दे रहा हूँ, उस हिसाब से अपना मॉडिफाई कर सकते हो। उसमें कोई वो नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है, कोई स्ट्रिक्ट कोई बाउंडनेस नहीं है आपके ऊपर। इनका वेटेज भी ज़्यादा रहता है, और इनका जो है, और ये जो है काफ़ी ईजीएस्ट चैप्टर है। अगर हम एक तरफ पे कैलकुलस को देखें तो कैलकुलस को आप स्किप भी कर देते हो तो इनसे आपका काम हो सकता है, अगर आपको केवल पास होना है। अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है, 75% चाहिए, तो वो बात अलग है, आपको कैलकुलस पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए देखिए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर कर लो, या ज़्यादा पढ़ के कम स्कोर कर लो। अगर किसी बच्चे ने मेहनत करी है, कैलकुलस भी पढ़ी है, तो जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा। कोई ट्रिक या ऐसा कुछ, केवल ये 5 से 10 नंबर तक वैल्यू रखते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, इससे ज़्यादा की वैल्यू नहीं कर सकते। और अगर आपको अपने नंबर मैक्सिमाइज करने हैं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, वो जाहिर सी बात है। टिप्स एंड ट्रिक्स के भरोसे आप केवल पास हो सकते हो या कुछ अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हो, 5 से 10 नंबर मैक्सिमम। ये रियलिटी भी मैं आपको बता देता हूँ। और मैथ्स के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, मैथ्स की जो टॉपर था इस बार का OSM से, ऑन स्क्रीन मार्क एम से, जो कॉपी मुझे रिसीव हुई है, 80 में से आई थिंक उसके 75 प्लस ही नंबर थे। मैंने उसकी कॉपी को एनालाइज किया है, वो वीडियो भी मेरे पास है, तो उस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो उस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको मैथमेटिक्स में एक्चुअली करना क्या है कि आपको फुल मार्क्स मिले। वो ऑन स्क्रीन मार्के की लेटेस्ट कॉपी थी इस साल की, तो आप उसको देख सकते हैं। आपको अगर आपको मैथ्स का एक कंपार्टमेंट देना है तो प्लीज़ आपको देखना ही पड़ेगा वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उस बच्चे का 75 प्लस नंबर है, वो भी OSM के बावजूद। और उसने कैसे किया ये उसकी कॉपी मैंने रिवील करी है, और उससे परमिशन लेकर ही करी है, तो आप उसको देख सकते हो। फिजिक्स में जैसा कि आप देख सकते हैं, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट और थ्योरी को आपको ज़्यादा फोकस करना है डेरिवेशन से। नो डाउट डेरिवेशन पे भी करना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है, जैसे गॉस थ्योरम हो गया, ऐसी कुछ डेरिवेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डेरिवेशंस हैं, उनको तो आपको रटना ही है, वो तो अलग चीज़ें हैं। लेकिन डेरिवेशन से भी ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी पे फोकस करना है। अगर आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप मैथ्स स्टूडेंट हो तो डेरिवेशन तो आप कर ही लोगे, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि डेरिवेशन आपको क्वेश्चन के पार्ट्स में पूछता है ज़्यादातर। केवल डेरिवेशन करने के लिए आएगा तो गिना चुना जो रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्वियस टॉपिक्स जो रहते हैं वो आते हैं, हमेशा हर साल एग्जाम में आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि जो ऑब्वियस टॉपिक्स एग्जाम में ना आए। आपको लगता है कि गॉस थ्योरम आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, तो इस बार हो सकता है ना आए, कुछ और हो जाए, ऐसा नहीं होता है जनरली। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टीचर्स बताते हैं वही आते हैं, और कोई सिंगल सोर्स पे ही रिलाय रहना है आपको, मल्टीपल सोर्सेस आपको नहीं बनाना है। जिससे आपने साल भर पढ़ा है, 2-3 महीने में पढ़ा है, उसी पे आपको स्टिक रहना है, कोई नई चीज़ ट्राई बिल्कुल भी नहीं करनी है। और फिजिक्स में भी आपके नोट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब जैसे आपके जितने भी फार्मूलाज हैं उसको आपको तो रट ही लेना है, बिल्कुल रट लेना है, और डेरिवेशंस को रट लेना है, और कॉन्सेप्ट थ्योरी को समझ लेना है अच्छे से, तो आप पास तो बिल्कुल हो ही जाओगे। नो डाउट फिजिक्स का पेपर लास्ट कुछ सालों से हार्ड आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसमें भी आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी है। अगर आपको पास होना है तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। आपको कुछ नहीं आ रहा हो तो आप डायग्राम भी बना सकते हो, लेकिन आपको मिस प्लीज़ नहीं करना है। और मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब ऐसे चैप्टर्स है जो कि ईजी के साथ साथ
उनका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इनको मास्टर करके पास अगर केवल होना है तो आप केवल इनको मास्टर कर सकते हो। हालाँकि अब बहुत कम समय बचा है, फिर भी आपको मॉडर्न फिज़िक्स तो देखना ही चाहिए, बहुत आसान चैप्टर्स हैं वो सब। केमिस्ट्री की बात करें तो मैं स्पेसिफिकली मुनील सर का नाम लेना चाहूँगा, जिनसे मैंने पर्सनली खुद पढ़ा था और केमिस्ट्री में 85 प्लस स्कोर किया था। इसमें आपको सारे नेमिंग रिएक्शंस तो रिवाइज कर ही लेने, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी, ठीक है। और ट्रिक्स जो लर्न करने की है, मैं स्पेशली कहना चाहूँगा मुनील सर, ये कोई प्रमोशन नहीं है, जेनविनली मुनील सर ने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी क्लास 12th में, केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में भी हेल्प करी थी, फिज़िक्स भी वो पढ़ाते हैं। तो आप उनकी वीडियो देख सकते हो अगर आपको नेमिंग रिएक्शंस लर्न करनी हो सकता है आपने इनका नाम सुना हो या ना सुना हो, लेकिन जेन्युइनली मेरी इन्होंने बहुत हेल्प करी थी, इसलिए मैं इनका नाम स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पर। और आपको अपने देखिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको रटना ज़्यादा रहता है, तो आपको अपने नोट्स जो है 2 से 3 बार रिवाइज़ करने हैं और सुबह 1 बार करना है, और लास्ट मोमेंट में ज़ाहिर-सी बात है आपको ज़्यादा क्वेश्चंस और नई चीज़ों की तरफ नहीं भागना है। बायोलॉजी के लिए बता दें, बायोलॉजी देखिए बहुत सारे बच्चे देखिए बायोलॉजी में जनरली बच्चों को दिक्कत नहीं आती है, बच्चों को कॉन्सेप्ट से पता होते हैं, लेकिन जीतता वही है, ज़्यादा नंबर वही पाता है जो कि ज़्यादा लिखता है, जो ज़्यादा डिटेल में लिखता है और जिसकी राइटिंग अच्छी होती है, क्योंकि बायोलॉजी में राइटिंग मैटर करती है, क्योंकि आता सबको है, सब सही लिखते हैं, सब परफेक्ट लिखते हैं। हालांकि मैं बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं हूँ, जो मैंने कॉपी एनालिसिस की है उससे मैंने ये एनालाइज किया है कि आता सबको है, सब परफेक्ट लिखते हैं, लेकिन जो जो चीज़ें ज़्यादा डिटेल में लिखता है, जो स्पेलिंग सही लिखता है, राइटिंग, इस पे भी मार्क्स करते हैं मैटर। बायोलॉजी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो मार्क्स और डिटेल्स, राइटिंग, ये सब मैटर्स करते हैं, और इसमें भी थोड़ा रटने का काम है। तो आपको 2-3 बार अपने नोट्स जो बनाए हो आप, सोर्स जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसको आपको रिवाइज करके आपको सुबह भी एक बार रिवाइज करना है उसको। और कॉमर्स अकाउंट्स की बात करूँ लास्ट में मैं, तो आपको इसमें कैलकुलेशन में टाइम लेना है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आपको पूरी एंट्री गलत हो सकती है। अगर आपको एंट्री नहीं समझ में आ रही है तो आपको एंट्री लर्न कर लेनी है। और प्रॉब्लम्स जो आपके लास्ट में बहुत मैक्सिमम नंबर 10 और 10 नंबर के रहते हैं, जो लास्ट में प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन रहते हैं, उनको आपको पहले करना है, क्योंकि लास्ट में अगर आप थ्योरी पहले करने लगोगे ना तो उसको बाद में करने का टाइम ही नहीं बचेगा और टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और जो एमसीक्यू है आप ट्राई करो कि शुरू के 15 मिनट में मैक्सिमम एमसीक्यू जो एक लाइन में आपको देखते ही आ गया उसको आप पहले से ही कर लो। बाकी तो गेसिंग रहता है, एलिमिनेशन रहता है, वो आप बाद में भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो इस वीडियो को बनाने में मैंने अपना 100% दिया, अपना एक्सपीरियंस, अपना एनालिसिस जो भी मैंने किया था 50 से 100 ऑन स्क्रीन मार्किंग लेटेस्ट कॉपीज़ का 2026 के। एंड आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑन 28 जुलाई। एंड जिन बच्चों को पास होना है उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है जो कि मैं आपको एग्ज़ाम देने के आने के बाद बताऊंगा 28 जुलाई को। हालांकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन न्यू व्यूअर्स के लिए मैं वो सीक्रेट ट्रिक पास होने की दोबारा बताने चाहता हूँ, जो कि आंसर राइटिंग से बिल्कुल मैटर नहीं करती है। सीबीएसई मॉडरेशन और ग्रेस मार्क्स पॉलिसी से मैटर करती है, जिस पे मैं एक डिटेल वीडियो आपको 28 जुलाई जैसे ही आप पेपर दे के आओगे उसके बाद मैं बना दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना वो वीडियो देखने के लिए। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपको जाहिर सी बात है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को हाइप जरूर कर देना 3 बार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।